Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jayashree Shyam class. Welcome to you all. तो कल हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस का टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट किया था कि ह्यूमन बींग्स है वो किस तरह से न्यूट्रिशन लेता है और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है अमीबा पैरामीशियम वो किस तरह से न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन की सिंपल वर्ड्स में अपन क्या बोले कि इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। क्या होता है? इनटेक ऑफ O2 फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रिलीज ऑफ CO2। ठीक है, पर इस चीज का फायदा क्या है? तो देखो रेस्पिरेशन में है इट इज अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसमें है ये प्रोसेस? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यानी कि इससे क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन से एनर्जी का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। यानी कि तुम मतलब नॉर्मली जब इनटेक कर रहे हो O2 को और रिलीज कर रहे हो CO2 को, तो इससे क्या हो रहा है? आपका एनर्जी का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, किससे हो रहा है? इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। अब जो CO2 आप रिलीज कर रहे हो वो कब रिलीज हो रही है? ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का आपकी बॉडी के अंदर। तो नॉर्मली रेस्पिरेशन क्या हुआ? इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2 और इससे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन। तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन, डिफाइन रेस्पिरेशन। तो ये है। नेक्स्ट है कि रेस्पिरेशन का काम क्या है? भाई रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है? तो क्यों हो रहा है? गैसेस ऑफ एक्सचेंज। इससे क्या हो रहा है? गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम? इनटेक तो क्या कर रहे हैं? O2 कर रहे हैं और रिलीज क्या कर रहे हैं हम? CO2 को कर रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है कि ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड। किसका ब्रेकडाउन कर रहे हैं हम? सिंपल फूड का। यानी कि जैसे हमने न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था कि हमने ग्लूकोज इनटेक किया था। ठीक है, या फिर कोई भी फूड हमने इनटेक किया था तो वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेकडाउन हो रहा था बाय एंजाइम्स। तो ऐसे ही इस रेस्पिरेशन में क्या है? जो फूड हमने न्यूट्रिशन के थ्रू लिया था उसका क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन। उस कॉम्प्लेक्स से हमने सिंपल में कैसे आए थे? एंजाइम्स के थ्रू ब्रेकडाउन हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस सिंपल फूड का ब्रेकडाउन होकर और क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी हो रही है। कहाँ पे? इनसाइड द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन पूछ सकते हो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? तो सेलुलर रेस्पिरेशन वो होता है जब ऑर्गेनिजम्स जब ऑर्गेनिजम्स किस चीज का यूज करते हैं? ऑक्सीजन का यूज करते हैं और क्या रिलीज करते हैं? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कैसे रिलीज करते हैं? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो सेलुलर रेस्पिरेशन ये होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? केमिकल एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज। इसी को क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा कि क्या होता है? रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। इसी को क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है कि जो हमने न्यूट्रिशन के थ्रू क्या लिया था? ग्लूकोज लिया था ना न्यूट्रिशन के थ्रू। बताया था कि भाई आप कोई भी फूड ले रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हो, उसमें ग्लूकोज का तो क्या होगा? इनटेक होगा ही होगा। तो उस ग्लूकोज का इस रेस्पिरेशन के अंदर उस ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। अब वो ब्रेकडाउन कैसे होगा? तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन बाय डिफरेंट पाथवेज। क्या कि किस किस पाथवे से वो जो ग्लूकोज है उसका क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय डिफरेंट पाथवेज। तो डिफरेंट पाथवेज इस रेस्पिरेशन में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिया हमने? ग्लूकोज लिया। और ये ग्लूकोज कहां से आया था? ये ग्लूकोज कहां से आया था? न्यूट्रिशन के थ्रू लिया था हमने इस ग्लूकोज को। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखना है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ होगा?
ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किधर होगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज द साइट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन, तो कहां होगी साइट इसकी, साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब क्या होगा, जब इस ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, कहां पे ब्रेकडाउन हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो इसने क्या बना लिया, पायरुवेट या पायरुविक एसिड प्लस क्या बना लिया, एनर्जी। ठीक है, ये हो गया। तो ग्लूकोज है, इसका ब्रेकडाउन हुआ कहां पे, साइटोप्लाज्म में, और इसने क्या बना लिया, पायरुवेट प्लस एनर्जी बना ली। अब क्या होगा कि ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेगा, और इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 में क्या करेगा। तो सबसे पहले हम इस पायरुवेट को देखते हैं कि ये क्या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेगा। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जो पायरुवेट है ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, इथेनॉल में प्लस CO2 में प्लस एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होगा, ये जो पायरुवेट है इसको ध्यान से समझना कि ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को हम कहां से लेके आए, हमने न्यूट्रिशन के थ्रू इस ग्लूकोज को लिया, देन ये साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हुआ और क्या बना लिया, पायरुवेट बना लिया प्लस एनर्जी बना ली। अब ये जो पायरुवेट है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये जो पायरुवेट है ये क्या करेगा, ये किस चीज में ब्रेक डाउन होगा, ये होगा इथेनॉल में प्लस CO2 में प्लस एनर्जी में। वापस से समझ लो कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में किस में ब्रेक डाउन हुआ, पायरुवेट में और एनर्जी में। ये पायरुवेट है, ये क्या किया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस में ब्रेक डाउन हुआ, इथेनॉल में प्लस CO2 में प्लस एनर्जी में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। और ये कौन करता है, यीस्ट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, यीस्ट के थ्रू। तो कोई क्वेश्चन पूछे आपसे व्हाट इज फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल मेनली कौन करता है, बाय यीस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, कन्वर्जन हो रहा है, क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट। किसका कन्वर्जन हो रहा है, पायरुवेट का डायरेक्टली किसमें हो रहा है, इनटू इथेनॉल, इनटू इथेनॉल। और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके थ्रू हो रहा है, बाय यीस्ट। किसके थ्रू हो रहा है, बाय यीस्ट। ये चीज ध्यान रखने की है सिर्फ कि यीस्ट करता है, और है क्या फर्मेंटेशन, कन्वर्जन है पायरुवेट का, किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और क्या बना लेता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। इसी को हम क्या बोल देते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वापस से रिपीट करते कि जो ग्लूकोज है, जब हमने न्यूट्रिशन के थ्रू इस ग्लूकोज को लिया तो ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होगा। किस में ब्रेक डाउन होगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और क्या बना लेगा, पायरुवेट प्लस एनर्जी। अब ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट किसमें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, इथेनॉल में प्लस CO2 में प्लस एनर्जी में। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, फर्मेंटेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू इथेनॉल इन एब्सेंस ऑफ O2 बाय यीस्ट। इसका एग्जांपल वापस से देखो, किसके थ्रू होता है, बाय यीस्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसमें बात करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसमें बात करेंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये प्रोसेस कहां पे होगी, ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब होगी तो ये जो पायरुवेट है ये किस किस चीज में ब्रेक डाउन हो जाएगा, बताओ किस किस चीज में ब्रेक डाउन होगा। आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, पढ़ा भी होगा। तो देखो ये ब्रेक डाउन होगी वाटर में प्लस CO2 में प्लस एनर्जी में। यहां तक कुछ प्रॉब्लम है क्या, यहां तक कुछ प्रॉब्लम हुई।
देखो मैंने ये बोला कि इन प्रेजेंस ऑफ O2 माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होगी। कहां पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। यहाँ तो क्या था? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थी, यहाँ है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। और क्या बना लेगा ये? यहाँ तो बन रहा था इथेनॉल, यहाँ बन रहा है वाटर प्लस CO2 प्लस एनर्जी एज यूजुअल। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेजेंस की कर ली, एब्सेंस की कर ली। अब हम करेंगे इनसफिशिएंट ऑफ O2। किसकी बात करेंगे हम? इनसफिशिएंट ऑफ O2, यानी कि O2 की कमी है। आप एब्सेंस नहीं बोल सकते, इनसफिशिएंट और एब्सेंस में डिफरेंस है। यानी कि इनसफिशिएंट का मतलब कमी है उस चीज में, है तो सही पर क्या है? कमी है। और एब्सेंट का मतलब ये है टोटली एब्सेंट, यानी कि कुछ है ही नहीं वहां पे। और अब हम यहाँ बात करेंगे इनसफिशिएंट की। किसकी? इनसफिशिएंट, insufficient amount of O2, insufficient amount of O2। जब insufficient amount of O2 है तो क्या बनेगा? तो बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, तो देखो ये बात ध्यान रखने की है कि जब प्रेजेंस ऑफ O2 था, जब तो क्या बन रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया बना प्लस CO2 बना प्लस एनर्जी बना। पर जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 आ गया तब क्या बन गया? लैक्टिक एसिड बन गया और एनर्जी बन गई। और अब क्या होगा? ये जो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 है, ये प्रोसेस कहाँ पे होगी? आपकी मसल्स में। कहाँ होगी? मसल्स में। ये जो प्रेजेंस ऑफ O2 बताया था, ये तो कहाँ हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 है, ये कहाँ होगी? मसल्स के अंदर होगी। अब देखते हैं कि जब मसल्स के अंदर है तो क्या बना है इसने? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाई है। ये जो लैक्टिक एसिड होता है ना, जब इसका यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर बॉडी, ठीक है, तो क्या होगा कि मसल फैटिग होने लग जाएगी, यानी कि थकान होने लग जाएगी मसल्स में। कब? जब ये लैक्टिक एसिड है हमारी बॉडी में, मसल्स में क्या होने लग जाएगी? प्रोड्यूस होने लग जाएगी। या फिर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 है तो लैक्टिक एसिड क्या है? अगर आपकी मसल्स में क्या है? जाने लगा या लैक्टिक एसिड क्रिएट होने लगा तो उससे क्या होगा? मसल फैटिग, यानी कि आपकी जो मसल्स फैटिग होने लग जाएंगे, यानी कि थकान। फैटिग का मतलब थकान। और ये सब कब होता है? ये जब होता है जैसे कि आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हो, यानी कि ज्यादा दौड़ भाग कर लेते हो, जब होगा ये। ठीक है, या फिर कब होगा? इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2, जब आपकी क्या है बॉडी में क्या है या मसल में अमाउंट क्या है? ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट है तो क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और जब क्या है? ये लैक्टिक एसिड है आपकी बॉडी की मसल्स में क्या होने लग जाएगा? अगर ये तो प्रेजेंट है या इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 के थ्रू प्रोड्यूस होने लगा तो क्या क्रिएट हो जाएगा? मसल फैटिग, यानी कि बहुत ज्यादा थकान। और ऐसी थकान जैसे कि आप बहुत ज्यादा क्या है सपोज जो ये दौड़ भाग करते हैं ना, उस टाइप से ऐसी फीलिंग आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी मसल फैटिग होने लग जाएगी। ठीक है, तो अभी तो कुछ दिक्कत वापस से रिपीट कर देती हूँ कि जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, किसका? ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो डिफरेंट पाथवेज में रेस्पिरेशन में कैसे होगा। तो देखो फर्स्टली हमने लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से मिला हमको? कहाँ से मिला था ग्लूकोज? बताओ। ग्लूकोज मिला था हमको न्यूट्रिशन से। कहाँ से मिला था? न्यूट्रिशन से मिला था। अब वो जो ग्लूकोज जब मिला तो हमने साइटोप्लाज्म के अंदर, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर हमने क्या कराया? उसका ब्रेकडाउन कराया। जैसे ही हमने ब्रेकडाउन कराया तो क्या मिला हमको? पाइरूवेट मिला। पाइरूवेट के बाद प्लस एनर्जी मिल गया। पाइरूवेट प्लस एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो जो पाइरूवेट और जो एनर्जी मिल गई, अब क्या होगा कि अगर उसको इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 मिला तो बताओ, अभी बताया था क्या होता है? इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 मिलता है तब तो मसल्स के अंदर ये चीज होती है। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 का मतलब कि ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? आपके मसल्स में हो रही है। और क्या हो जाएगी? मसल फैटिग हो जाएगी। मसल फैटिग क्यों होगी? क्योंकि लैक्टिक एसिड का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। और किसका फॉर्मेशन होगा? एनर्जी का। ठीक है, अगर आपके प्रेजेंस ऑफ O2 है, क्या है?
क्या बताया, प्रेजेंस ऑफ O2 है, तो क्या होगा, कहाँ होगी ये प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ O2 वाली, बताओ कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और क्या बना लेगा इससे, वाटर प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, अब बात आती है कि अगर एब्सेंस है किसकी, O2 की एब्सेंस है, अगर किसकी एब्सेंस मिली, O2 की एब्सेंस मिली, तब क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, एक बार बताएं क्या बना लेगा, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, और अब यहीं पे बात आती है फर्मेंटेशन, किसकी बात आती है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, व्हाट इज फर्मेंटेशन, ये कौन करता है फर्मेंटेशन, यीस्ट करती है। और इस फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड इनटू इथेनॉल इन द एब्सेंस ऑफ O2 बाय यीस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो रेस्पिरेशन है वो दो तरीके का होता है। रेस्पिरेशन है वो कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, एरोबिक एंड अनएरोबिक। ठीक है, तो बताओ एरोबिक क्या होता है, कभी नाम तो सुना ही होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बताओ एरोबिक क्या होता है और अनएरोबिक क्या होता है, एरोबिक और ये हम डाल देते हैं एनारोबिक। तो एरोबिक का नाम सुना होगा, तो एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी कि ऐसी रेस्पिरेशन जो कहाँ हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन तो ये हो गया। अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि जो प्रोसेस किसकी एब्सेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, किसकी एब्सेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनएरोबिक। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ, क्या एरोबिक का मतलब ही क्या हुआ कि ऐसी रेस्पिरेशन जो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। अब यहाँ पे लिखो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक। तो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, रेस्पिरेशन विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हियर इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट बताओ क्या होगा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होती है। जब एरोबिक का मतलब ही क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेस कहाँ होगी, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होगी ये प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और अनएरोबिक प्रोसेस कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। अकर्स इन साइटोप्लाज्म, कहाँ पे होगी, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है कि जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग है या और भी कोई एनिमल है, वो जब एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स है CO2 एंड एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट्स है, यहाँ का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, एंड प्रोडक्ट्स क्या है, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल। लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल, ये हो गए इसके एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ तो क्या था, CO2 एनर्जी और वाटर भी लिख सकते हो, और यहाँ का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका मतलब वहां पे एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी, बताओ। अगर जब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम प्रेजेंस ऑफ O2 का यूज करके हम ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम में एनर्जी ज्यादा होगी या अनएरोबिक में जो एनर्जी है वो ज्यादा फॉर्म होगी। तो कॉमन सी बात है, एरोबिक क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का क्या है, प्रेजेंस में होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एबंडेंट। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एबंडेंट और अमाउंट ऑफ एनर्जी इज मोर। कितनी होगी, 38 ATP। कितनी ATP, 38 ATP।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो लेस प्रोड्यूस होगी या कम ज्यादा प्रोड्यूस होगी। बताओ कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है यहाँ पे वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी या कम प्रोड्यूस होगी? कम प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लेस प्रोड्यूस, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लेस प्रोड्यूस। ठीक है, ये हो गया। और कितनी प्रोड्यूस होगी? 2 एटीपी। कितनी प्रोड्यूस होगी? 2 एटीपी। ये हो गया आपका एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मेन जो रेस्पिरेशन है वो किसमें पढ़ेंगे हम? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसमें पढ़ेंगे हम? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्या है, पैसेज क्या होता है एयर का। हमने एनवायरनमेंट से O2 को तो क्या ले लिया, इनटेक तो कर लिया, पर जब रिलीज ऑफ CO2 और इन सब के पाथवेज क्या होते हैं, और जैसे कि एनवायरनमेंट में से हमने O2 लिया तो ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली हमारे लंग्स में पहुंच गई वो चीज, नहीं ना। तो किन किन पाथवे से वो क्या गुजरती है, वो पाथवे चलो हम लिखते हैं। तो किसका है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। किसका? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? पाथवेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनके पाथवेज पढ़ेंगे। पाथवेज का मतलब कि पैसेज ऑफ एयर, यानी कि एयर का पैसेज क्या है, कहां से? एनवायरनमेंट से लेकर और हमारे लंग्स के एल्वियोलाई तक। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप एनवायरनमेंट से डायरेक्ट O2 ले रहे हैं, डायरेक्ट एल्वियोलाई में जा रही, लंग्स में जा रही, ऐसा तो है नहीं। तो क्या क्या पाथवेज हैं? तो फर्स्ट पाथवे तो क्या है आपका? नॉस्ट्रिल्स। क्या है? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या आता है? बताओ, नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या आता है? नेजल पैसेज। क्या आता है? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज आ गया। अब इस नेजल पैसेज के बाद कहां जाएगा? जो O2 है वो इस नेजल पैसेज के बाद जाएगा नेजल कैविटी। कहां जाएगा? नेजल कैविटी। अब इस नेजल कैविटी के बाद कहां जाएगा? बताओ, नेजल कैविटी के बाद जाएगा फेरिंक्स, देन लैरिंक्स एंड ट्रेकिया। फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया। और इस ट्रेकिया के बाद बताओ कहां जाएगी? जो O2 है, एयर है, वो कहां जाएगा? फेरिंक्स हो गया, लैरिंक्स हो गया, ट्रेकिया हो गया। अब इस ट्रेकिया के बाद कहां जाएगी? ब्रोंकाई। कहां जाएगी? ब्रोंकाई। अब इस ब्रोंकाई से कहां जाएगा? बताओ, इस ब्रोंकाई से कहां जाएगा? लंग्स में। लंग्स से किधर जाएगा? ब्रोंक्यूल्स में। किसमें? ब्रोंक्यूल्स में। और इस ब्रोंक्यूल से कहां पे जाएगी? बताओ, इस ब्रोंक्यूल से कहां पे जाएगा? एल्वियोलर सैक में। किसमें? एल्वियोलर सैक में। एल्वियोलर सैक। और इस एल्वियोलर सैक से कहां? ब्लड कैपिलरीज। कहां? ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो वापस से रिपीट करती हूँ कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या है कि एनवायरनमेंट से जो आप O2 ले रहे हो वो किन किन पाथवे से होकर गुजरती है, उसका पैसेज क्या है। ऐसा थोड़ी है कि एनवायरनमेंट से आप डायरेक्टली आपके लंग्स में एल्वियोलाई तक पहुंच रही है, नहीं। तो क्या है कि फर्स्ट पैसेज है आपका नॉस्ट्रिल, देन नेजल पैसेज, देन नेजल कैविटी एंड फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर सैक एंड ब्लड कैपिलरीज। तो ये आपका हो गया पाथवे। अच्छा, अब एक बात बताओ कि नाम तो पढ़ा ही होगा, एल्वियोलाई क्या होती है? एल्वियोलाई क्या होती है? बताओ, एल्वियोलाई क्या होती है? यहाँ पे भी आया एल्वियोलर सैक। क्या होती है एल्वियोलाई? एल्वियोलाई होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या हो गई? एल्वियोलाई। जैसे कि हमने पढ़ा होगा कभी किडनीज होती है ना, किडनीज, तो किडनीज का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन होता है।
या आपकी बॉडी का कोई पूछे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी, तो क्या होती है सेल। ऐसे ही लंग्स की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, एल्वियोलाई। ठीक है, और इस ये एल्वियोलाई होती क्या है, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या होती हैं, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। और क्या होती हैं, कितनी होती है अमाउंट में, ये होती है 400 मिलियन, 400 मिलियन एक लंग्स में, तो यानी कि 800 मिलियन दोनों लंग्स में। ठीक है, तो एल्वियोलाई क्या होती है, एल्वियोलाई इज ए वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, क्या होती है एल्वियोलाई, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, ये देखो। और ये क्या काम करती है इस एल्वियोलाई का, ये जो रेड रेड दिख रही है इनका काम क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज करना। क्या करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये एल्वियोलाई है, ये क्या हो गई कि वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और इनकी जो काउंट है वो होता है 400 मिलियन इन ईच लंग्स। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये एल्वियोलाई ये काम करता है, क्या काम करता है बताओ, क्या काम बताया था, गैसेस का एक्सचेंज करता है। कौन, ये एल्वियोलाई। ठीक है, और ये एल्वियोलाई है, ये किसके एंड से यहाँ पे क्या है, ये प्रोड्यूस हो रहा है, बताओ किसके एंड से, ब्रोंकाई। किसके, यानी कि ब्रोंकाई का जो एंड है वहां पे एल्वियोलाई क्या है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और क्या होती है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, जैसे एक में 400 मिलियन है, और इसका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है, और कैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, और एंड किसका, एंड किससे, मतलब कि ये जो एल्वियोलाई है ये कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, किसके एंड पे, ब्रोंकियोल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्वियोलाई। अब बात करेंगे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया ये आपका। अब रेस्पिरेशन है वो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग क्या होते हैं, उनके ऑर्गन्स होते हैं। भाई कल मैंने बताया था जैसे न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन का क्या बताया था कि जैसे जितना जितना सिंपल होता है ऑर्गेनिज्म वो सेल सरफेस पे लेता है, जितना कॉम्प्लेक्सिटी होती जाती है तो उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, एक उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर्म हो जाता है उस काम को करने के लिए। जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हो गए, एक्सक्रीशन के लिए किडनीज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हार्ट हो गया। इस टाइप से क्या है, जितनी जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती हैं वो उन एनिमल्स में क्या होता है, ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, स्पेसिफाई होते जाते हैं। तो अब जैसे हम रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हैं तो इसमें रेस्पिरेटरी में जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, किस चीज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस चीज का यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन में, वो यूज करते हैं एनवायरमेंट O2 का। किसका, एनवायरमेंट O2 का, एनवायरमेंट O2 या एनवायरमेंट ऑक्सीजन। ठीक है, और अगर यहीं पे मैं बात करूं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भाई जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स ही हैं, हम भी क्या हैं, एनवायरमेंट से O2 का लेते हैं और फिर क्या है, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है ये कहां से लेंगे ऑक्सीजन, तो बताओ, ये ऑक्सीजन लेंगे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि जो ऑक्सीजन किसमें प्रेजेंट होगी, वाटर में प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सरफेस के थ्रू, यानी कि कोई बॉडी सरफेस के थ्रू कौन से ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं। बॉडी सरफेस पे आ जाएगा आपका अर्थवॉर्म्स, क्या आ जाएगा, अर्थवॉर्म्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे बुक गिल्स, किसकी, बुक गिल्स। बुक गिल्स के थ्रू कौन करता है, लैम्यूल्स, क्या है, लैम्यूल्स और पिन क्रैब, और पिन क्रैब। यहीं पे अगर बात आ जाए बुक लंग्स की, तो बुक लंग्स से कौन करता है, स्कॉर्पियो, कौन करता है, स्कॉर्पियो। और जैसे कि फ्रॉग है वो क्या
वाटर से भी कर सकता है, स्किन से भी करता है, ठीक है। और हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या है, एनवायरमेंट O2 का यूज करते हैं। और अगर ऑर्गन की बात करें तो हम लंग्स का यूज करते हैं, ठीक है। और कौन कौन लंग्स का यूज करते हैं, जैसे कि एवीज, बर्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंट ऑर्गन्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अलग अलग ऑर्गन्स रेस्पिरेशन में गैस यूज होते हैं। तो जैसे फर्स्ट हमने लिया टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एनवायरमेंट से। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो डिसॉल्व्ड O2 प्रेजेंट इन वाटर। और बॉडी सरफेस से कौन लेता है, अर्थवॉर्म्स, बुक गिल्स, लाइमल्स एंड पिन क्रैब एंड बुकलम्स, स्कॉर्पियो। और फ्रॉग है ये वाटर और स्किन। और हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनवायरमेंट से लेके ऑर्गन एक पूछा जाए तो ऑर्गन पूछा जाए तो लंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, ठीक है। अब जो मैंने पहले पिछले बार स्टेप्स बताए थे आपको कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाथवेज, पैसेज, कि भाई ऑक्सीजन है वो एनवायरमेंट से आपके एल्वियोलाई तक किन किन पाथवे से होके गुजरेगी। तो देखो मैंने लैरिंग्स से बनाया हुआ है। और तो आपका क्यों, क्योंकि ऊपर का इसोफेगस पार्टी था वो, कि फर्स्ट क्या था, नॉस्ट्रल्स थी, नॉस्ट्रल्स के बाद क्या था, नेजल पैसेज था, देन नेजल कैविटी थी एंड देन फेरिंग्स था। अब यहाँ पे समझो जैसे कि ये लैरिंग्स, लैरिंग्स से कहाँ पे आएगी, ट्रैकिया। इन ट्रैकिया में क्या होती है, कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रैकिया है। देन ट्रैकाई से कहाँ पे बताया था, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, देन ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंकाई से कहाँ पे बताया था, बताओ। फर्स्ट मैंने क्या बताया, नॉस्ट्रल्स, देन नेजल पैसेज, देन नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, देन लंग्स, देन ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या बताया था, ब्रोंक्यूल्स के बाद में क्या बताया था, एल्वियोलर सैक एंड देन ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो देखो जो एयर है यहाँ ट्रैकाई में आई, ब्रोंकस एंड देन ये ब्रोंक्यूल एंड देन एल्वियोलाई तक पहुंच जाएगी। एल्वियोलर सैक था, मैंने जो बताया एल्वियोलर सैक एंड देन क्या बताया, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात करें ये लंग्स की, ये प्लूरा, ये प्लूरा क्या होती है, प्लूरा ये इसकी कवरिंग्स होती है, किसकी, लंग्स की। प्लूरा लंग्स की कवरिंग होती है और इसको बोलते हैं हम प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं हम इसको, प्लूरल कैविटी। और ये जो प्लूरल कैविटी है यानी कि दो प्लूरा मेम्ब्रेन के बीच की जो कैविटी है, इसमें एक प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। और ये प्लूरल फ्लूइड है, ये किससे बचाता है इसको, फ्रिक्शन से, या कोई भी सपोज आपके अचानक से कुछ लग जाए डैमेज होने से, तो ये सब ये फ्रिक्शन वगैरह से कौन बचाता है, प्लूरल फ्लूइड। अगर इस प्लूरल फ्लूइड की यानी कि इन दोनों के बीच की जो मेम्ब्रेन की, इस दोनों की मेम्ब्रेन के बीच में जो प्लूरल फ्लूइड होता है, अगर इसकी अमाउंट बढ़ जाए आपकी, कहाँ, लंग्स की जो सरफेस है, मेम्ब्रेन्स है, यहाँ पे ये अगर प्लूरल कैविटी में अगर ये प्लूरल फ्लूइड की अमाउंट है वो बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, प्लूरेसी। क्या हो जाएगा, प्लूरेसी। तो हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। वो प्लूरेसी तक हो गया, देन पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो इस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या है कि आप इनहेल करते हो, यानी कि O2 आपके क्या है, थ्रू नॉस्ट्रल्स जारी है बॉडी में। तो क्या होता है, जब आपने इनहेलेशन किया, इनहेलेशन का मतलब क्या होता है कि O2 या एनवायरनमेंट से जो भी गैसेस आप क्या इनटेक कर रहे हो, तो क्या होगा ड्यूरिंग इनहेलेशन, कब, इनहेलेशन के टाइम, ड्यूरिंग इनहेलेशन थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी आपकी, एक्सपेंड्स हो जाएगी। क्या एक्सपेंड्स हो जाएगी, थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड्स हो जाएगी। और जब थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड्स होगी तो क्या हो जाएगा, रिब्स हैं वो लिफ्ट्स अप हो जाएंगे। क्या हो जाएगी, रिब्स लिफ्ट्स अप हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि जब इनहेलेशन करते हो तो कोई भी आपके क्या है, सपोज O2 है और एनवायरनमेंट से और भी गैसेस जब आप इनटेक करते हो तो क्या होगा, थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी, एक्सपेंड्स हो जाएगी, ठीक है। और जब थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड्स होगी तो यानी कि रिब्स क्या हो जाएंगी, लिफ्ट्स अप, यानी कि रिब्स क्या है, लिफ्ट हो जाएंगे अप की, ठीक है। और फिर क्या होगा, जो डायफ्राम है, डायफ्राम सुना होगा ना,
ऐसे डोम लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो डायफ्राम होता है ये कैसा हो जाएगा, इस डोम लाइक स्ट्रक्चर से कैसा फ्लैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लैट। तो आपसे कोई पूछे कि इनहेलेशन के टाइम ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर डायफ्राम है ये कैसी शेप का हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका फ्लैट शेप का। कैसी शेप का, फ्लैट शेप का। अब क्या होगा, फ्लैट शेप हो गई। अब होगा कि जो वॉल्यूम है लंग्स का, यानी कि जब ये एयर लंग्स तक पहुंचेगी तो जो लंग्स का जो क्या है वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और एयर क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी लंग्स के अंदर। वापस से समझो, इनहेलेशन के टाइम जब आप एनवायरनमेंट से क्या करते हो, इनटेक कर रहे हो कोई भी गैसेस, मोस्टली O2 होती है, तो क्या होगा कि थोरेसिक कैविटी होती है वो आपकी एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो रिब्स हैं वो लिफ्ट अप हो जाएंगे। और थर्ड स्टेप क्या है कि जो डायफ्राम है वो डोम शेप से कैसी शेप का हो जाएगा, फ्लैट शेप का। कैसी शेप का, फ्लैट शेप का। एंड देन वॉल्यूम ऑफ लंग्स, यानी कि जो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और एयर है वो लंग्स के अंदर क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएंगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका इनहेलेशन का। नेक्स्ट है एक्सहेलेशन, यानी कि एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप रिलीज कर रहे हो किसको, CO2 का जब रिलीज कर रहे हो तब का स्टेप। क्या, एक्सहेलेशन के टाइम जो थोरेसिक कैविटी है वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि एक्सहेलेशन के टाइम जो थोरेसिक कैविटी है वो आपकी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। यहाँ तो क्या कर रही थी, एक्सपेंस कर रही थी, वहां कर रही है कॉन्ट्रैक्ट। और रिब्स हैं, यहाँ तो लिफ्ट्स अप हो रहे थे, यहाँ क्या हो जाएंगे, डाउनवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे। यहाँ तो डायफ्राम क्या है, कैसी शेप का हो रहा था, फ्लैट हो रहा था, यहाँ क्या रहेगा, डोम शेप रहेगा। यहाँ तो क्या हो रहा था कि जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स है वो इंक्रीज कर रहा था और एयर है वो लंग्स में क्या कर रही थी, एंटर कर रही थी। यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी और डिक्रीज करेगा तो एयर है वो लंग्स से क्या कर जाएगी, एग्जिट कर जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो देखो कॉमन सी बात है ये तो कि एनिमल से एज कंपेयर करें तो प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो सिंपल होता है। क्या बोला कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में अब हम देखें तो एनिमल्स से कंपैरिजन करें तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है वो क्या होता है, सिंपल होता है। अब सिंपल कैसे भाई, यहाँ पे तो इतनी सारे मैकेनिज्म और ये नेम्स वगैरह थे, वहां पे क्या है कि रेस्पिरेशन है लीव्स में रेस्पिरेशन, या रेस्पिरेशन का मैंने मतलब क्या बताया था कि गैसेस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज बताया था। तो गैसेस का एक्सचेंज लीव्स की सरफेस पे होगा किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। तो अगर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, यानी कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन का पूछे तो लीव्स में तो किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू। और स्टेम्स में किसके थ्रू होगा, स्टेम्स में किसके थ्रू होगा, थ्रू लेंटिकल्स। और अगर रूट की बात करें तो रूट की सरफेस से होगा, किससे होगा, सरफेस से, ठीक है। तो रूट्स का तो किससे हुआ, सरफेस से, स्टेम्स का किसमें हुआ, लेंटिकल से, और ये जो लीव्स है इसमें स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो वापस से रिपीट करती हूँ कि रेस्पिरेशन आज हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन ऐसी प्रोसेस थी जिसमें क्या हो रहा था, एनर्जी का प्रोटेक्शन हो रहा था। एनर्जी का प्रोटेक्शन कैसे हो रहा था, इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। इससे तो क्या हुआ, आपका रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। रेस्पिरेशन के दो पार्ट्स, दो स्टेप वो थे, क्या थे, दो टाइप्स थे, एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक में तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, अनएरोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था। एरोबिक में तो जो ATP है वो मोर प्रोड्यूस हो रही थी और अनएरोबिक में जो ATP है वो लेस प्रोड्यूस होगी। यहाँ एरोबिक में जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगी, अनएरोबिक में साइटोप्लाज्म में चलेगी। अनएरोबिक में क्या है कि जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बना था, वाटर CO2, और इधर अनएरोबिक में क्या
क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया। अब पैसेज की बात करें तो पैसेज है वो रेस्पिरेटरी का जो पैसेज बताया था वो पैसेज था फर्स्टली नॉस्ट्रल्स, देन नजल पैसेज, देन नजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वुलर सेक, एल्वुलर सेक के बाद क्या था, ब्रोंक्यूल्स एंड देन ब्लड कैपिलरीज। गलत बोल गए क्या, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, देन ब्रोंकाई के बाद लंग्स, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वुलर सेक एंड देन ब्लड कैपिलरीज। ये तुम्हें पहले लिखा दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन। देन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, सिंपल है। क्या है, सिंपल एज कंपेयर टू एनिमल्स। ठीक है, और जब सिंपल है तो सपोज लीव्स है तो लीव्स में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू, स्टेम्स में लेंटिकल्स के थ्रू एंड रूट्स में सरफेस के थ्रू। ये हो गया आपका रेस्पिरेशन। कल हम जो क्लास लेंगे उसमें करेंगे अपन ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन और फिर ये आपका लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कल की क्लास होगी उसमें हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है।